अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक एजेंडे की सबसे बड़ी लड़ाई में कितने कामयाब हुए ये जनता तय करेगी। लेकिन सीएम केजरीवाल ने जन लोकपाल कानून बनाने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र तो बुला लिया, लेकिन संवैधानिकता के सवाल पर वो घिरते चले गए। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस बीच उपराज्यपाल की स्पीकर को भेजी गई चिट्ठी पर काफी गहमागहमी के बीच सरकार ने जन लोकपाल बिल पेश करने की कोशिश की। स्पीकर ने इसे लेकर सदन में वोटिंग कराई, जिसके बाद जन लोकपाल बिल पेश नहीं हो पाया। जनता जानना चाहती है कि संवैधानिक मर्यादाओं और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कौन नहीं कर रहा है। तो दिल्ली विधानसभा में आज जो कुछ हुआ उसने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं और सवाल इस समय सबसे अहम ये हो गया है कि क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक चीजें उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जब केजरीवाल से इस बाबत सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था कि वो सियासत में मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, कोई पद हासिल करने नहीं आए हैं। भ्रष्टाचार मिटाना उनका सबसे बड़ा मकसद है और अगर इस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं तो मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा। तो इस पूरे खींचतान के बीच आज दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश करने की तैयारी थी दिल्ली सरकार की, लेकिन सवाल संवैधानिकता का उठा, सवाल नियम कायदों का उठा और उन सवालों के बीच ये बिल पेश नहीं हो पाया। खासा हंगामा भी इस मसले को लेकर आज देखने को मिला और जब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बोलने के लिए उठे तो उन्होंने भी इस्तीफे के संकेत दिए हैं। लेकिन असल में होगा क्या, उनका अगला कदम क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस समय बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि बैठक के बाद तस्वीर कुछ साफ हो सकती है। और इस मसले के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल जी और बीजेपी नेता प्रवीण कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा जयवीर शेरगिल जी का। जयवीर जी, स्वागत है आपका। शुरुआत से ही इस मसले को, खासकर से जब से जन लोकपाल का मसला उठा है, शुरुआत से ही कांग्रेस संवैधानिकता का सवाल उठा रही है। वहीं केजरीवाल साहब का कहना यह था कि कहीं से संवैधानिकता इसके आड़े नहीं है, कहीं से कहीं तक संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों, इसकी वजह क्या है और जो प्रावधान संविधान में जिनका जिक्र केजरीवाल कर रहे हैं कि संविधान कहीं भी दिल्ली असेंबली को कोई भी बिल पेश करने से नहीं रोकता, जो प्रायर जिसकी आप मंजूरी की बात कर रहे हैं उसका कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान नहीं है और जो वो कर रहे थे सही कर रहे थे। जी, सबसे पहले तो केजरीवाल साहब ये बात नहीं समझ रहे, उनका उत्साह, विद्रोह और शोर नियम कानून या संविधान नहीं बदल सकता। जो भी उनका फैसला जितना मर्जी उनको बुरा लगे वो संविधान के दायरे में रह के ही होगा। दूसरा, हमेशा की तरह केजरीवाल जी ने शोर मचा के जनता को रूल्स, संविधान, लॉ के बारे बताया ही नहीं, बस अपनी बात करते चले गए। एक वकील होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली जन लोकपाल के दो पहलू हैं। एक, इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए, दूसरा इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी वैलिडिटी। आज हम पहली स्टेज पे इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट है 1991, उसका रूल 22 बहुत साफ शब्दों में कहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन चाहिए फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिल। अगर वो कंसोलिडेटेड फंड यूज कर रहा है चाहिए। नंबर एक, वर्ड इंट्रोड्यूस्ड है, परमिशन है एलजी की परमिशन। उन्होंने आज पूरे सेशन में इस एक्ट की बात ही नहीं की। सेक्शन 9 कहता है अगर एलजी ने अपना डिसेंट दे दिया है तो उसके पास पूरी पावर है वो असेंबली को ये मैसेज भेजे और असेंबली उस बात को कंसिडर करे। इस बारे भी कोई चर्चा नहीं हुई। जब उन्होंने आर्टिकल 239AA की बात की, वो है बिल पास होने की बात। वो कहता है 239AA(3) कि अगर कोई भी लॉ दिल्ली में बनता है, अगर वो पार्लियामेंट लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तब प्रेसिडेंट एसेंट के बाद ही वो आ सकता है। पर आज हम पहली स्टेज पे हैं जिसका पे कंप्लीट बैन है। मुझे दूसरा, अगर चलिए कांग्रेस बीजेपी एक लीगल व्यू पॉइंट बोल रही है, आप नहीं मानते, आप बोल रही है, उसकी सही अथॉरिटी कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आज आप सॉलिसिटर जनरल को नहीं मानना चाहते, आज आप लॉ मिनिस्ट्री को नहीं मानना चाहते, कल को आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना चाहेंगे। हम कानून संविधान कहां जा रहा है? जी जयवीर जी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और उभर कर सामने आ रही है कि
अब जो केजरीवाल साहब ने बात कही कि मसला केवल एलजी तक सीमित नहीं था, एक पूरी प्रक्रिया है इसके तहत, जो जितना जानकारी एक पब्लिक डोमेन में रही इस पूरे मसले को लेकर, पेचीदगियां आप ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे, लेकिन जितनी पब्लिक डोमेन में जानकारी है वो ये है कि पहले एलजी के पास जाएगा, फिर उसे गृह मंत्रालय को भेजेंगे, फिर वो संबंधित मंत्रालयों के पास जाएगा, वहां से होने के बाद फिर वो विधानसभा में आएगा, पूरी एक प्रक्रिया है इसकी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि स्टेज केवल एलजी तक ही थी या फिर एक कंफ्लिक्ट वहां पर भी था कि गृह मंत्रालय के पास जाए या नहीं जाए? अजी, इस हर बिल की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 के अगर क्या वो इंट्रोड्यूस करने का प्रोसीजर क्या है, अगर वो कंसोलिडेटेड फंड यूज कर रहा है तो उसको एलजी की स्पेसिफिक परमिशन चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो इस नहीं हुई। दूसरी स्टेज, क्या वो बिल या लॉ जो आप असेंबली में प्रेजेंट करना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वेटिंग के लिए भेजना पड़ता है, ताकि स्टेट और सेंटर की लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा वेटिंग के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद अगर आप ये लॉ लाना चाहते हैं फिर आपको प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है, जो पास करते हैं तभी ये लॉ आती है। तो लेकिन उन्होंने सारे मामले को, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर हम बात करें किसी स्टेट असेंबली की या पार्लियामेंट की, तो ये उसकी सॉवरेनिटी का सवाल नहीं है क्या? आखिर उसके अधिकार क्या है? देखिए, सॉवरेनिटी जो होती है, आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाई गई है कि दिल्ली सरकार अपनी ज्यूरिडिक्शन के पे कोई भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट दिल्ली के लिए कोई लॉ बना सकती है, प्रोवाइडेड दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जी, सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 239A कहता है बहुत साफ शब्दों में। आप कल को उत्साह शोर मचा के बिना पढ़े उस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को नहीं बदल सकते, आपको जितना मर्जी नापसंद हो। चलिए, हम आपके पास लौटेंगे, हम सीधे रुक कर लेते हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल जीसी मल्होत्रा जी भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने शेरगिल साहब की बात सुनी, तमाम बातें। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि इस पूरी लड़ाई में संविधान के साथ कौन खड़ा, संविधान के विरोध में कौन खड़ा, कौन मर्यादाओं का पालन कर रहा था, संवैधानिक कानूनी मर्यादाओं का, और कौन नहीं कर रहा था? इस पूरी खींचतान के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या केजरीवाल सही कह रहे हैं या कांग्रेस बीजेपी जो मसला उठा रहे हैं संवैधानिकता का, वो सही बोल रहे हैं? नहीं आ रही है। अच्छा, आप लगा रहे हो। मल्होत्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क अभी जीसी मल्होत्रा जी से नहीं हो पाया। जैसे संपर्क होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। बहरहाल सीधे हम रुख कर लेते हैं प्रवीण कपूर जी का, जो कि बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, क्या मसला केवल संवैधानिकता का, कानूनी मर्यादाओं का ही था, या फिर कहीं ना कहीं कोई डर भी सता रहा है तमाम पार्टियों को इस बिल को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को लोकपाल या लोकायुक्त बिल आने का कोई डर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जब लोकायुक्त बिल आया, लोकपाल बिल आया, उसका पूर्ण समर्थन किया। इनफैक्ट उसको अधिक से अधिक मजबूत बनवाने में कांग्रेस पर दबाव डाला। मगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल लोकपाल या लोकायुक्त, जो भी चीज दिल्ली में आनी चाहिए थी, उसको ईमानदारी से लाना चाहते थे, या वो सिर्फ आपको क्यों लगता है कि ईमानदारी नहीं थी उनकी नीयत में? रिहर्सल कर रहे हैं। देखिए, हमें मुद्दा यह देखना है कि अरविंद केजरीवाल लोकपाल बिल लाना चाहते थे या वो सिर्फ शहीद आजम का तगमा लेना चाहते थे। उनकी मंशा सिर्फ जनता को गुमराह करना रही है। आप देखिए, इतना महत्वपूर्ण लोकपाल बिल वो ला रहे हैं और कल रात को 9 बजे के बाद विधायकों को उस बिल की प्रति मिल रही है, अधिकारियों को उस बिल की प्रति मिल रही है, मीडिया को बिल की प्रति मिल रही है पढ़ने के लिए। कितनी गंभीरता है उनमें इस विषय को लेकर के साफ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ और सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जल्दबाजी में एक ताना बाना बुन रही है। हो सकता है वो आज शाम को ही इस्तीफा दे दे। उनका कोई सिद्धांतात्मक राजनीति से लेना देना नहीं बचा है।
जी, चलिए आपके पास लौटते हैं प्रवीण जी। अब मैं रुक करूंगा जयवीर शेरगिल जी का। शेरगिल जी, जो बात आपने पूरी कानूनी प्रक्रिया की यहां पर की है, लेकिन सवाल उसमें ये उठता है कि मान लीजिए एलजी साहब ने कोई संदेश भेजा भी है। अब सवाल आता है सेंस ऑफ द हाउस का। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हाउस चाहे, यूनानिमसली चाहे, एक ध्वनि मत के साथ अगर हाउस ये कहता है कि नहीं, हमें इस मसले पर चर्चा करनी है, हमें इस मसले पर आगे बढ़ना है, भले ही केंद्र ने इसको लेकर कोई कानून बना रखा है, नहीं बना रखा है, बात दिल्ली की है और एक दिल्ली विधानसभा होने के नाते हम इस मसले पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या उस सूरत में भी अगर एक यूनानिमिटी होती है, अगर एक आम सहमति होती है, तो क्या उस सूरत में भी ये तमाम इफ्स एंड बट्स एप्लीकेबल होते हैं या फिर इनको उस समय दरकिनार किया जा सकता है? कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है जो आपने, मैं सिर्फ दिल्ली की बात करता हूं, हम सेंटर की नहीं। दिल्ली असेंबली या विधानसभा का एक प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी एक्ट 1991 में रूल्स दिए हैं। ये एलजी साहब का संदेश नहीं, ये ऑर्डर है। बिल इंट्रोड्यूस करने की परमिशन केवल बिल इंट्रोड्यूस करने की परमिशन सिर्फ एलजी साहब के पास है। जो आज उन्होंने स्पीकर साहब को संदेश दिया वो एक ऑर्डर है जी, लेकिन अगर पूरी यूनानिमस हाउस से भी वो उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि द पावर टू इंट्रोड्यूस बिल दिल्ली असेंबली के पास है ही नहीं, वो एलजी की परमिशन के अलावा नहीं हो सकता। आप देखिए, ये एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल सेट हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी में कि आप जनता को गुमराह करके उनको प्लीज करने के लिए, एक ड्रामा खड़ा करने के लिए आप संविधान की उल्लंघना कर देंगे, आप एक स्टेट एक्ट की उल्लंघना कर देंगे जी। तो ये खतरनाक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, जितना मर्जी वो चाहे वो नहीं कर सकते। इसमें एक पहलू ये भी कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए एलजी साहब कोई संदेश भेजते हैं, आप उसे ऑर्डर कह रहे हैं, हम उसे संदेश ही कहते हैं, अगर वो कोई संदेश भेजते हैं स्पीकर महोदय को, और आज जैसा कि हमने विधानसभा में देखा भी, अरविंद केजरीवाल साहब का कहना यह था कि इस पर चर्चा हो जाए, और आप जो जितने कांग्रेस के या फिर बीजेपी के जितने विधायक थे वो लोग कह रहे थे कि इस पर सीधी वोटिंग करवाई जाए। मेरा कहने का सवाल जो आपसे ये है कि अगर मान लीजिए उनका कोई संदेश आया और उस पर वोटिंग में अगर ये पक्ष में वोटिंग हो जाए कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो क्या उस सूरत में भी ये स्टैंड? मेरा ये है आपसे जी। सबसे पहली बात, कुछ दो तरह के मुद्दे होते हैं। एक जिसमें एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपस में सलाह करके अमेंडमेंट ला सकते हैं और मामला आगे बढ़ सकता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनकी सोल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन एलजी साहब के पास होती है। अगर उसमें उनका संदेश आ गया है, हाउस चाहे भी तो उस पर नहीं कुछ कर सकती। ये मामला वो है। सेक्शन 22 दिल्ली एनसीटी एक्ट सोल पावर एलजी को देता है, कल को वो चाहे भी तो वोटिंग करके इसको पावर को नहीं बदल सकते। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं, जीसी मल्होत्रा जी का हमारे साथ जुड़ गए हैं। मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। जी मल्होत्रा जी, पूरी चर्चा आपके सामने है, पूरी जद्दोजहद आज जो दिल्ली विधानसभा में हुई उसको भी आपने देखा ही होगा। सवाल यहां पर यह खड़ा है कि संविधान के कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ कौन है और उनके साथ कौन खड़ा है? ये तो साफ है कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो जो दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट है उन्होंने फॉलो नहीं किया है जी। प्रोसीजर्स ले डाउन जो किए हुए हैं किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जो सेक्शन 55(1) है रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के बारे में, उसका वायलेशन है। क्योंकि अगर कोई भी बिल जो बाद में फाइनेंशियल बिल की नेचर में होगा, या कोई भी बिल जहां कोई टैक्स का प्रोविजन हो सकता है, या कहीं आपस में सेंट्रल के लॉ के साथ रिपग्नेंसी आएगी, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत लेके ही बिल को इंट्रोड्यूस करने की इजाजत दे सकते हैं। इस केस में तो जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, उन्होंने तो बिल भी नहीं दिया उनको, जैसे उनके मैसेज में मैंने पढ़ा कि जो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास बिल भी नहीं है। तो जब बिल भी उनके पास नहीं है तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे करने दिया जा सकता था? इसलिए उनका मैसेज बिल्कुल ठीक था, इसको आप इंट्रोड्यूस न कीजिए। और बाद में जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करके उन्होंने बाद में जब वोटिंग हुई तो वो रिजेक्ट हो गया हाउस में। तो हाउस में भी रिजेक्ट हो गया इंट्रोडक्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर से पहले तो इंट्रोड्यूस या वोटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी,
पर हो भी गई तो प्रोसीजर्स को ना फॉलो करने से जी। नुकसान अल्टीमेटली दिल्ली गवर्नमेंट को ही हुआ है। इस पूरी चर्चा के दौरान अरविंद केजरीवाल लगातार ये सवाल उठाते रहे मल्होत्रा जी कि यहां पर दिल्ली असेंबली की सॉवरेनिटी का भी सवाल है, दिल्ली असेंबली के भी अपने अधिकार हैं, उसका अधिकार क्षेत्र है और उस अधिकार क्षेत्र के अंदर रहकर वो ये बिल इंट्रोड्यूस भी कर सकती है, इसको पारित भी कर सकती है, कोई इसके अंदर कहीं कोई संविधान आड़े नहीं आता, कहीं कोई कानूनी प्रक्रिया आड़े नहीं आती। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार वो दलील देते रहे, उन्होंने असेंबली की सॉवरेनिटी का सवाल लगातार उठाया यहां पर। कहना काफी नहीं है ना, क्योंकि देखिए ऐसा है कि दिल्ली गवर्नमेंट पूर्णतया स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये स्टेट नहीं है, ये दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पास करके जो एक्ट पास किया गया एनसीटी एक्ट, उसके अंडर जो प्रावधान है उन्हीं के अंडर वो काम कर सकते हैं। अब 3 सब्जेक्ट हैं जिन पे वो लेजिस्लेट कर ही नहीं सकते, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, और जहां भी कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो वहां तो स्टेट गवर्नमेंट में भी वो जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं या स्पीकर हैं वो गवर्नर की परमिशन लेते हैं। यहां सेंटर में पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस करने से पहले जहां भी फाइनेंशियल प्रोविजन आएंगे वहां इंट्रोड्यूस मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है इंट्रोड्यूस करने या कंसिडरेशन की स्टेज पे प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो ये तो प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लागू हैं। दिल्ली गवर्नमेंट में तो एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के अंडर गवर्न होती है, तो उसके प्रोसीजर्स तो और भी स्ट्रिंजेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में जितनी पावर है उससे ज्यादा ये खुद पावर मांग रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जी, और जो स्पीकर का अधिकार क्षेत्र की बात थी कि असेंबली के अंदर तो स्पीकर का अधिकार क्षेत्र ज्यादा होता है, उस मसले पर क्या कहना चाहेंगे आप? ना, अधिकार क्षेत्र तो स्पीकर का होता है, पर कल जिस तरीके से इन्होंने स्पीकर की पावर्स खत्म कर दी मोशन लेके, मैं समझता हूं कि ये वो जो सस्पेंशन रूल्स के थे 293 जहां स्पीकर की परमिशन चाहिए या 277, 278 मेंबर वहां शांति बनाए के लिए मेंबर्स को सस्पेंड करने के लिए उन्हें मोशन या ऑटोमेटिक सस्पेंशन जो कि 394A पार्लियामेंट में है उसका बराबर में है 278, उनको सस्पेंड करने के लिए अगर स्पीकर महोदय एग्री नहीं करते तो वो मोशन लाया ही नहीं जा सकता था। अब वो एग्री कर गए तो उसको मोशन को वहां मेजॉरिटी उनकी थी, उन्होंने एग्री कर लिया, इसलिए स्पीकर की पावर्स कर्टेल हो गई उनके अपने कृत्य से। चलिए, यहां पर शेरगिल साहब और प्रवीण जी से यहां पे सवाल करना चाहूंगा। कल इसी मसले को लेकर जो स्पीकर की पावर कर्टेलमेंट का मसला था, इसी को लेकर कल अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला था कांग्रेस और बीजेपी पर। प्रवीण साहब, क्या कहना चाहेंगे आप कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चीज को लेकर आगे बढ़े कांग्रेस बीजेपी और दोनों एक साथ थे इस पूरे मामले में? जैसा कि कल उन्होंने बाहर आके कहा कि जिस तरीके से कई प्रस्ताव पारित करवा लिए गए उससे ऐसा लगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच फिक्सिंग थी। देखिए, प्रवीण साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी जी, सवाल यह है कि जो कर्टेलमेंट की बात उठी, स्पीकर के अधिकारों की बात उठी, उसमें अरविंद केजरीवाल ने आरोप यह लगाया था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग थी, एक सोची समझी रणनीति के तहत चीजों को आगे बढ़ाया गया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं एक बड़ी पुरानी कहावत, राजनीतिक कहावत है, वो याद करता हूं। कांग्रेस के बारे में कुछ साल पहले कहा जाता था कि न खाता न बही, जो केसरी जी कहे वो सही। सीताराम केसरी एक कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस में इंदिरा जी और राजीव जी के जमाने में उनकी खूब चलती थी और कांग्रेस में जो वो कह देते थे वो सच और गॉस्पल हो जाता था। मेरा ख्याल में अरविंद केजरीवाल आज के युग के सीताराम केसरी बन गए हैं। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो ही सत्य है, बाकी लोग जो बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। विधानसभा कोई आज तो बन नहीं गई। आप समझें कि विधायी प्रक्रिया को जो व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं है, कुछ दिन पहले कह दिया था 26 जनवरी इलाइट लोगों की होती है, फिर खुद जाकर के वहां बैठ भी गए। आप अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात समझ लें कि एक एनार्किक माइंड है, जिस माइंड को सिर्फ और सिर्फ विरोध करना आता है। 1-1.5 महीने की सरकार का मौका मिला,
क्या 1.5 महीने में कोई भी कंक्रीट काम इस सरकार ने जनता के लिए किया? बिजली के बिल कम करने थे, पानी की बात थी, क्या किसी भी चीज में कोई प्रशासनिक ऑर्डर हुआ? जनता को बिल मिल रहे हैं बिजली पानी के, कहीं कुछ कम नहीं हुआ। आप अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये एक लोकपाल और विधायी बातें, और कांग्रेस बीजेपी ने मैच फिक्सिंग कर ली। क्या कांग्रेस बीजेपी ने मैच फिक्सिंग कर ली? आप संविधान को नहीं मानते, आप एलजी को नहीं मानते। अभी जयवीर जी कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे, कल को आप सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आएगा उसको भी नहीं मानेंगे। आप दुनिया भर की बातों में रायशुमारी करने की बात करते हैं। क्या आपने जन लोकपाल पे आप जन लोकपाल का कोई ड्राफ्ट लाते, उसी पे जनशुमारी कर लेते? मगर कुछ नहीं जी, सिर्फ आपको करना कुछ प्रवीण जी, यही जयवीर आप शेरगिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, एक शेरगिल काम जी। कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की भूमि तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इस सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। जनता को जितना बड़ा धोखा पिछले 1.5 महीने में अरविंद केजरीवाल ने दिया है, ऐसा धोखा तो शायद मनमोहन सिंह जी ने भी इस देश को शेरगिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अनिल जी, हमें एक बात समझनी चाहिए कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो जितना मर्जी शोर बजा के जो संविधान या कानून में लिखा है वो नहीं बदल सकते, जितना मर्जी इनको बुरा लगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर क्या सवाल यह है, क्या केजरीवाल साहब अथॉरिटी है लॉ की इंटरप्रिटेशन पे? हमारे संविधान में लिखा है एलजी साहब आर्टिकल 239 के तहत दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर कल को एक सवाल उठ गया है कि एक लॉ किस तरह इंटरप्रेट की जाए, वो कौन करेगा? सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल से ओपिनियन ली गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लॉ मिनिस्ट्री ने ओपिनियन दी, कल को मामला कोर्ट में जाएगा। तो सवाल है केजरीवाल साहब कौन होते हैं ये कहने के लिए कि संविधान उनको ये अलाउ करता है, ये नहीं अलाउ करता है? वो डोमेन लॉ मिनिस्ट्री, सॉलिसिटर जनरल और कोर्ट्स के पास है। चलिए शेरगिल साहब, लेकिन सवाल यहां पर यह भी लगातार उठ रहा है, क्या जिस किस्म का बिल अरविंद केजरीवाल लाना चाहते हैं, क्या उसके विरोध में है आप? जी देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उससे अलहदा मैं यहां पर बात कर रहा हूं। उन प्रक्रियाओं पर तो हमने बहस कर ली अपनी चर्चा के पहले हाफ में। अब सवाल इससे जुड़ी सियासत पर हम करना चाहेंगे आपसे। क्या उसके क्लॉज से जो उसमें नियम कायदे हैं, जो उसमें रूलिंग्स हैं, तमाम उनको लेकर क्या आप उसके विरोध में हैं? जी देखिए, वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिन्होंने पहले लोकपाल बिल लेके आए थे। जो ये बिल लेना चाहते हैं, आज हमने असेंबली में भी कहा है, हम जन लोकपाल बिल को सपोर्ट करते हैं। पर हाँ, कुछ इसके क्लॉजेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट है हमारे सेंट्रल लॉ से। उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा, क्लॉज 46, जो आज सेंट्रल लॉ के तहत अगर कोई गलत